हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे बेस्ड सवालों की सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे सर कि ये सवाल हमसे ऑलरेडी 2 बार बोर्ड एग्जाम में साल 2001 में 2002 में पूछा जा चुका है, यानी कि ये सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आया सर तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में, कन्वेंशनल के फॉर्मेट में 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है सर। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B. Similar triangles ACD and ABE are constructed on sides AC and AB. Find the ratio between the areas of triangle ABE and triangle ACD. तो बिना टाइम वेस्ट किए सवाल की सर्जरी पे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। अगर फिगर के साथ पूछा जाएगा तो उस केस में सवाल की एनालिसिस कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। और जब यह सवाल इन 2 सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था सर, उस समय फिगर के साथ ही पूछा गया था। तो हो सकता है अगली बार जब यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आए तो बिना फिगर के पूछ ले। तो इस टाइप के सिचुएशन में सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक कैसे पहुंचना है इसे सीख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल की पहली ही लाइन को पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि सवाल के अंदर एक ट्रायंगल पे चर्चा हो रही है, यानी कि एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है सर कि कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा या फिर रैंडमली हम कैसा भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यह पहली वाली लाइन को पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, पहली लाइन पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो मैंने आपको बात बोली ना सर कि यहां पे एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये बात सवाल ने आपको सीधे सीधे नहीं बताई है, घुमा के बताई है। कैसे, ध्यान से समझना। तो पहली लाइन में सवाल आपको बोल रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि इतनी दूर में सवाल ने आपको बता दिया है कि आपका जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है सर कि दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट B. तो आगे आपको बोला जा रहा है सर कि आपका जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो B पे राइट एंगल्ड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ट्रायंगल किसी वर्टेक्स पे राइट एंगल्ड है, इसका क्या मतलब समझते हो? इसका मतलब यह होगा सर कि हमारे ट्रायंगल का एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर एक ट्रायंगल का एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो कैसा ट्रायंगल हो जाता है सर? वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। यानी कुल मिला के मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। दोनों बातों को कंबाइन कर दीजिए, यानी कि मेरा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सवाल चाहता तो डायरेक्टली आपको बोल सकता था कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B, लेकिन सवाल ने ऐसा नहीं किया। और इस बात से मैं बहुत इंप्रेस हूं क्योंकि ये जो बोलने का तरीका है ये ज्यादा बेहतर तरीका है। अगर इसी लाइन को बिल्कुल सिंपल तरीके से बताना रहता, सीधे बोल देता कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B। तो पहली लाइन को यह पढ़ के क्लियर है कि हमें एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने पहले ही बहुत अच्छे से आपके साथ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी कहानी को डिस्कस किया है। तो वो कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो यहां पे फटाफट तरीके से एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो बिल्कुल रैंडमली मैंने अपने राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया सर। मान लो बिल्कुल रैंडमली मैंने अपने राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब चूंकि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है सर,
यानी कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे। तो पुरानी यादों को ताजा करिए, क्योंकि मैंने आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यह सिखाया था सर कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के तौर पे हाइपोटेनियस के अलावा जो दो साइड्स होते हैं वही हो सकते हैं और कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। मैंने बहुत अच्छे से आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप लोगों को बताया था कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के तौर पे आपके हाइपोटेनियस के अलावा जो दो साइड्स होते हैं सर वही हो सकते हैं और कोई भी साइड का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है सर। और क्यों नहीं बन सकता यह भी समझाया था। यानी मेरे बताए गए कंसेप्ट के हिसाब से अगर मैं अपने फिगर में चीजों को हाईलाइट करूं सर, तो ये रहा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस के अलावा जो दो साइड्स होंगे सर वही आइसोसेलेस बनने के लिए बराबर हो सकते हैं, कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बराबर आप नहीं मान सकते। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको इसको बराबर मान लो, अगेन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप इसको इसको बराबर मान लो। क्यों नहीं हो सकता? कमेंट सेक्शन में मुझे सारे स्टूडेंट से जवाब चाहिए, क्योंकि इसके पीछे की कहानी बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाई थी। तो यहां पे कुल मिला के एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनके तैयार हो चुका है सर, जहां पे मेरे इस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के इक्वल साइड्स के तौर पे ये मेरे इक्वल साइड्स है। इतनी कहानी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो ट्रायंगल के परिवार वालों ने पंडित जी से पूछ के ऑलरेडी ट्रायंगल का नाम रख दिया है ट्रायंगल एबीसी। पंडित जी ने बोला कि बालक बहुत तेजस्वी है, इसका नाम एबीसी रखिए, बहुत तरक्की करेगा। अब यहां पे मुद्दा यह है सर कि ट्रायंगल का नाम एबीसी है, ठीक है। अब यहां पे हमें यह सोचना है सर कि क्या मैं रैंडमली किसी भी वर्टेक्स को ए, किसी भी वर्टेक्स को बी, किसी भी वर्टेक्स को सी बोल सकता हूं, या फिर वर्टिसेस के प्लेसमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? तो सर इस पहली वाली ही लाइन को पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि वर्टिसेस की प्लेसमेंट पे एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन है। क्या है समझिएगा। तो इस पहली लाइन में बताया जा रहा है कि आपके आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल है वो किस वर्टेक्स पे होना चाहिए। तो यहां पे बहुत क्लियरली पहली लाइन में सवाल ने आपको बता दिया कि आपके आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला जो इंटीरियर एंगल है सर वो वर्टेक्स बी पे क्रिएट होना चाहिए। अब हमने जिस तरीके से अपना ट्रायंगल बनाया है उसमें मुझे दिख रहा है सर कि 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल इस वाले वर्टेक्स पे है, और सवाल के हिसाब से मुझे इसका क्या नामकरण कर देना है सर? बी बोल देना है इसको। क्लियर हो गया। यानी कि सर यहां पे वर्टिसेस की प्लेसमेंट पे बस यही एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन है, बाकी इन वर्टिसेस के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि आप बिल्कुल फ्री हो, या इसको ए इसको सी बोल दो, या फिर इसको ए इसको सी बोल दो, प्योरली आपकी मर्जी। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली प्रिंस सर यहां पे इस वाले वर्टेक्स को ए बोल देते हैं, इस वाले वर्टेक्स को सी बोल देते हैं, तो हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बनके तैयार हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे की लाइन देखते हैं कि इस ट्रायंगल से रिलेटेड और क्या बताया जा रहा है। तो आगे वाली लाइन को पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि दो और ट्रायंगल्स की बात हो रही है, दो और ट्रायंगल्स की बात हो रही है। कौन कौन से ट्रायंगल्स की? तो एक ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल एसीडी और दूसरा ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल एबीई। तो आगे जाके समझ में आ रहा है सर कि दो और ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है, क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है कि दीज ट्रायंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिलहाल इस वाली लाइन को आगे जाके मैं नहीं पढ़ रहा, अभी फिलहाल मैं बस इतना ही देख रहा हूं। इसको पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल एसीडी और एबीई, इनको भी कंस्ट्रक्ट किया गया है। यानी कि आगे की लाइन पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि मुझे दो और ट्रायंगल्स बनाने हैं। अब मुद्दा यह है कि ये जो दो और ट्रायंगल्स हम बनाने जा रहे हैं ये कहां पे बनाएंगे फिगर में सर, किस तरीके से बनाएंगे, ये यहां पे मुद्दा है। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। तो अगर मेरे ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल एसीडी है और मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सिर्फ नाम से नहीं बता सकते कि मेरे ट्रायंगल के साइड्स क्या होंगे, आप तुरंत जवाब दोगे बिल्कुल सर, ट्रायंगल के नाम भर से ही बता सकते हैं कि मेरे ट्रायंगल के साइड्स क्या होंगे। क्या क्या होंगे फटाफट बताइए। तो कह दोगे इस ट्रायंगल के नाम से सर कि मेरे ट्रायंगल के साइड्स हो जाएंगे AC, CD और AD।
तो मेरे ट्रायंगल ACD के ये 3 साइड्स हो जाएंगे, ठीक है सर। अब इन साइड्स को देखने के बाद आपको फिगर में कुछ ऑब्जर्व हो रहा है क्या? बिल्कुल ध्यान से देखिए, सोच के बताइए। तो कहोगे बिल्कुल ऑब्जर्व हो रहा है, मुझे यह ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ये जो ट्रायंगल हम बनाने वाले हैं इसका एक साइड है AC, और AC साइड को कंटेन करने वाला एक ट्रायंगल ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इससे यह समझ में आ रहा है सर कि ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड कॉमन साइड की तरह बिहेव करेगा। यानी कि कुल मिला के इसी बात को मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ये जो दूसरा ट्रायंगल हम बनाने जा रहे हैं सर, वो दूसरा ट्रायंगल इसी साइड के ऊपर बनने वाला है। तभी तो भैया ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड की तरह बिहेव करेगा। ये बात समझ में आ रही है? इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे जो समझ में आया उसको थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं कि मेरे ट्रायंगल के इस वाले साइड के ऊपर हम ट्रायंगल ACD बनाने वाले हैं सर। क्लियर हो गया? अब हमारा एक और जो ट्रायंगल बनाने वाले हैं सर वो है ट्रायंगल ABE। अगेन अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं सर ट्रायंगल ABE के लिए कि ट्रायंगल का नाम भर देख के आप मेरे को बताइए ट्रायंगल के साइड्स क्या क्या होंगे, तो क्या जवाब दोगे? आप फटाफट बोलोगे सर सिर्फ नाम देख के ही कि ट्रायंगल के साइड्स हो जाएंगे सर AB, BE और AE। क्लियर हो गया? अगेन कुछ दिख रहा है क्या? फटाफट देखिए और ऑब्जर्व करिए। तो कहोगे बिल्कुल दिख रहा है सर, मुझे दिख रहा है कि मैं जो ये वाला ट्रायंगल बनाने वाला हूं इसका एक साइड है AB, और इस साइड को रखते हुए ऑलरेडी एक ट्रायंगल मेरे आंखों के सामने है। तो इससे यह क्लियर होता है सर कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन साइड की तरह बिहेव करेगा। यानी कि इससे यह क्लियर होता है सर कि ये वाला जो ट्रायंगल हम बनाने वाले हैं ये मेरे इस ओरिजिनल ट्रायंगल के इस वाले साइड के ऊपर बनने वाला है। कौन सा ट्रायंगल हो गया सर? ट्रायंगल ABE। इसको भी यहां पे लिख लेते हैं। क्लियर हो गया? यानी कुल मिला के यहां पे मैं ये कह सकता हूं सर कि सिर्फ ट्रायंगल का नाम देख के मुझे समझ में आ गया है कि मेरे ट्रायंगल किस तरीके से और कहां पे बनने वाले हैं। अब ध्यान देना सर, सवाल ने यहां पे बहुत अच्छे से बाकायदा आपको बताया था कि ट्रायंगल कहां पे बन रहे हैं। आपको बाकायदा बताया गया है कि ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABE आर कंस्ट्रक्टेड ऑन साइड्स AC एंड AB। यानी बाकायदा सवाल ने आपको यहां पे बताया कि ट्रायंगल ACD जो है ये AC के ऊपर बन रहा है और ट्रायंगल ABE जो है ये AB के ऊपर बन रहा है। ये बाकायदा सवाल ने आपको बताया, और ये बता के सवाल ने आपके लिए लैंग्वेज को बहुत आसान कर दिया। ट्रायंगल कहां बन रहा है ये तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ये वाली लाइन, इसके आगे वाली लाइन सवाल आपको नहीं भी बोलता तो क्या आप पता नहीं कर सकते थे कि ये ट्रायंगल कहां पे बनाए जा रहे हैं? बिल्कुल पता कर सकते थे सर। तो इस चीज को कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए कि अभी सेकंड वाली लाइन तो आपके लिए बहुत आसान कर दी गई है। यहां पे अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा सवाल को टफ बनाना रहेगा तो ये आगे की चीज को उड़ा देगा। तो यहां पे सर सिर्फ नाम देख के मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो दो नए ट्रायंगल है ये किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। इतना क्लियर है? तो ट्रायंगल्स कहां पे बन रहे हैं ये समझ में आ गया। अब किस टाइप के ट्रायंगल बनाना है, कैसे ट्रायंगल बनाना है, इसको समझते ध्यान से सुनिएगा। तो शुरुआत में ये जो लिखा है इसमें मुझे बता दिया गया है सर सिमिलर ट्रायंगल्स ACD एंड ABE। यानी कि यहां सेकेंड लाइन के शुरुआत से मुझे यह क्लियर है कि ये जो दो नए ट्रायंगल हम बनाने जा रहे हैं सर ये आपस में सिमिलर है। ये शुरुआत में हमें बता दिया गया है। तो अब ट्रायंगल्स कैसे ड्रॉ करना है इसका भी आपको अंदाजा मिल गया होगा। यानी कि आप इनके ऊपर जो ट्रायंगल बनाने जा रहे हो ना सर वो सिमिलर जैसे दिखने चाहिए, इसका हल्का सा ध्यान रखना। क्या मैंने आपको बोला? मैंने बोला सर यानी कि इनके ऊपर जो आप ट्रायंगल बनाने जा रहे हो वो सिमिलर जैसे दिखने चाहिए सर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसका यह मतलब नहीं है कि बिल्कुल प्रोटेक्टर और स्केल लेके बैठ गए, एकदम एक एक इंच नाप रहे हैं, एक एक एंगल नाप रहे हैं कि भैया सिमिलर दिखना चाहिए, एकदम एक्यूरेटली सिमिलर जैसे ट्रायंगल बनाएंगे। इतनी मेहनत नहीं करनी है आपको। अपने ट्रायंगल्स को बनाते वक्त बस ये छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि सिमिलर जैसे ऑलमोस्ट दिखने चाहिए सर। तो यहां पे ये काम कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो सबसे पहले इसके ऊपर ट्रायंगल ABE बना देते हैं,
तो मान लो कुछ इस तरीके से मैंने अपना यहां पे ट्रायंगल बना लिया, मान लो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बना लिया। अब समझना, ये जो ब्लैक वाला ट्रायंगल मैंने बनाया है सर, इस ट्रायंगल का नाम होने वाला है ट्रायंगल ABE। अब आपको यहां पे ऑलरेडी दिख रहा है सर कि एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स में से ऑलरेडी दो वर्टेक्स की प्लेसमेंट पहले से है, जो बच गया है सर वहां पे बचे हुए वर्टेक्स की प्लेसमेंट कर दीजिए। तो चूंकि ट्रायंगल का नाम ABE है, E बचा हुआ है सर, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABE को हमने बना दिया। अब इसी के ऊपर इसी तरीके से ट्रायंगल ACD बनाना है सर यहां पे। अब अगेन यहां पे जब ट्रायंगल ACD बनाएंगे तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक छोटी सी चीज का ध्यान रखेंगे कि चूंकि मेरा ये ट्रायंगल इससे सिमिलर है सर, तो सिमिलर जैसे दिखने वाले थोड़ा सा ट्रायंगल बना देंगे। इसी हिसाब से मान लो यहां पे अपने ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे अपने ट्रायंगल को मान लो कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इस लाल वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ACD है सर, जहां पे ऑलरेडी तीन वर्टेक्स में से दो वर्टेक्स पे A और C दिख रहा है सर। तो जो बच गया उस वर्टेक्स पे बचा हुआ वर्टेक्स का नाम D डाल देंगे, ट्रायंगल ACD भी तैयार हो गया। और यहां पे मुझे ऑब्जर्व भी हो रहा है सर कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर जैसे दिख रहे हैं, जैसा कि सवाल मुझे बोल रहा था। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात सर, मेरे सिमिलर ट्रायंगल्स जो मैंने यहां पे बनाए ऐसे दिख रहे हैं, हो सकता है कि आपके सिमिलर ट्रायंगल्स थोड़े अलग टाइप के दिखे, कोई दिक्कत नहीं है सर। चूंकि यहां पे डायग्राम ही ऐसा है कि आपके पास फ्रीडम है कि आपके ये सिमिलर जैसे ट्रायंगल थोड़े अलग टाइप के भी दिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे बुक के फिगर में दिखाता हूं, तो बुक के फिगर को अगर देखेंगे तो आप पाओगे सर कि कहानी ऑलमोस्ट वही है, बस ये सिमिलर दिखने जैसे ट्रायंगल्स को इसने थोड़ा अलग तरीके से बना दिया है सर। तो इसी वजह से मैं आपको ये बोल रहा था कि ये जो सिमिलर वाले ट्रायंगल्स है ना, ये अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग टाइप के दिख सकते हैं। मुद्दा बस ये है कि आप जो अपने सिमिलर ट्रायंगल्स बनाओगे वो सिमिलर जैसे हल्के फुल्के दिखने चाहिए सर। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रायंगल बनाना है। तो यहां पे फिगर को मैच करके समझ में आ रहा है सर कि बिल्कुल सेम टाइप का फिगर क्रिएट हुआ है। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब ये वाला जो गिवन डेटा यहां मार्क किया था, यहां पे भी मार्क कर लेते हैं सर। तो यहां पे ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये जो AB है ये फिगर के हिसाब से BC के बराबर है, इसको हमने यहां पे मार्क कर लिया। तो फिगर तक को समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब मुद्दा यह है सर, क्या मेरा फिगर कंप्लीट हो गया? तो पहले लास्ट वाली लाइन भी देख लेते हैं। तो लास्ट वाली लाइन में कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABE एंड ACD, यानी कि कुल मिला के जो ये दो नए ट्रायंगल्स मैंने बनाए हैं, इन्हीं ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो मुझसे पूछा जा रहा है। तो अब मैं फुल एंड फाइनल तरीके से कह सकता हूं कि जी हां, मेरा फिगर बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें और कुछ भी बनाना नहीं है सर। इतना समझने में कोई दिक्कत, फिगर की कहानी समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो फिगर तो बनके यहां पे तैयार हो चुका है सर, और फिगर तक की कहानी भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब एनालिसिस पे चलते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, एनालिसिस की कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो पूछा क्या जा रहा है सर, तो आपसे इन्हीं टारगेट ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो पूछा जा रहा है। मुझे बोला जा रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD। अब चूंकि सर सीधे सीधे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में आपसे रेशियो नहीं पूछा गया है, तो यहां पे पहली गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। क्या? ध्यान से सुनिएगा। तो उनके दिमाग में यह कंफ्यूजन आएगा कि चूंकि लैंग्वेज के फॉर्मेट में मुझसे रेशियो पूछा जा रहा है, तो एक्चुअली में दोनों में से क्या पूछा जा रहा है सर? तो पहली चीज जो कि स्टूडेंट के दिमाग में आएगी वो ये होगी कि क्या मुझसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD पूछा जा रहा है, या फिर मुझसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE पूछा जा रहा है। तो यहां पे सबसे पहला डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में यही आएगा सर कि डायरेक्टली रेशियो तो पूछा नहीं गया है, तो ये पूछा जा रहा है या फिर ये पूछा जा रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि इतने इस टाइप के सवाल प्रैक्टिस करने के बाद इसका जवाब ढूंढने में आप लोगों को कोई भी डाउट आना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स का एक स्वर में यहां पे जवाब आना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। इनमें से क्या पूछा जा रहा है? तुरंत कहोगे सर इनमें से ये ऊपर वाला पूछा जा रहा है, नीचे वाला नहीं पूछा जा रहा है।
तो अगर गलती से भी कोई स्टूडेंट इस सवाल के लिए नीचे वाला रेशो निकाल देता है तो पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको लड्डू नंबर मिलेंगे। इस चीज को दिमाग में रखिएगा सर, क्योंकि हमने क्या कंसेप्ट सीखा था? हमने यह सीखा था कि कभी भी अगर इस तरीके से डायरेक्टली रेशो नहीं पूछा जाता है तो जो रेशो पूछे जाने वाली लाइन है उस लाइन में देखिए कि आपके रेशो वाले टर्म्स कौन सा पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है। जो पहले आता है रेशो पूछे जाने लाइन में सर, वो हमेशा मेरे फ्रैक्शन का, मेरे रेशो का न्यूमरेटर बनता है। जो बाद में आता है सर, हमेशा वो डिनोमिनेटर बनता है, हमारे फ्रैक्शन का, हमारे रेशो का डिनोमिनेटर बनता है। तो अगेन इसी कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई करेंगे तो मुझे दिख रहा है सर कि यही वाली लाइन मेरे रेशो पूछे जाने वाली लाइन है, जहां पे सर जिन टर्म्स का रेशो मुझे चाहिए उनमें ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। तो कंसेप्ट ये कहता है सर कि आपका जो रेशो पूछा जा रहा है उसमें एक्चुअली ये जो पहले आ रहा है वो क्या बनेगा? न्यूमरेटर बनेगा। ये जो बाद में आ रहा है वो क्या बनेगा सर? डिनोमिनेटर बनेगा। यानी एक्चुअली मुझे यहां पे क्लियर हो रहा है कि मुझसे ये पहला वाला रेशो ही पूछा जा रहा है। तो इस बात को पहले अपने लैंग्वेज में अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर? तो यहां पर भी ये क्लियर हो चुका है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। तो मेरे से पूछा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ये रेशियो मुझसे पूछा जा रहा है ट्रायंगल्स के एरियाज का। ठीक है सर? अब ध्यान से सुनना, सवाल का अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो कुल मिला के मुझसे दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो पूछा जा रहा है। तो क्या हमने इस चैप्टर में ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो से रिलेटेड कुछ भी पढ़ा है? कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, बहुत कुछ पढ़ा है हमने इस चैप्टर में। ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारे रिजल्ट्स पढ़े, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। और ये जितने भी रिजल्ट और प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें हमने ये जाना है सर कि मेरे ट्रायंगल्स के एरियाज के जो रेशियो की बात होती है उसमें हमेशा सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए बात होती है। और ये बात सवाल के लैंग्वेज में कंफर्म भी हो रही है सर, क्योंकि सवाल ने लैंग्वेज में बता दिया है कि आपके ये जो टारगेट ट्रायंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं। ये सवाल ने आपको बता दिया। तो कुल मिला के हमने इस चैप्टर में सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो से रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है इसको थोड़ा सा लाइन से लिख लेते हैं। तो सर हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए एरियाज के रेशियो को, हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए एरियाज के रेशियो को उन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड से कोरिलेट करना रिजल्ट में सीखा है सर। उन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग मीडियन से कोरिलेट करना सीखा है। उन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड से कोरिलेट करना सीखा है। एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट से कोरिलेट करना सीखा है। हमने पेरीमीटर से भी कोरिलेट करना सीखा है। तो सर सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो को इतनी सारी चीजों से हमने अपने रिजल्ट्स में कोरिलेट करना सीखा है। अब मुद्दा यह है सर कि ये सारे के सारे रिजल्ट में सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो पे बात होती है, लेकिन इस सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो को निकालने के लिए अब मुद्दा यह है सर कि इनमें से कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए, इसको पता करते हैं। तो सर मेरे टारगेट ट्रायंगल्स मेरे आंखों के सामने यहां पे दिख रहे हैं। क्या आपको अपने टारगेट ट्रायंगल्स में मीडियन से रिलेटेड बात मिल रही है? नहीं सर, ये रिजेक्ट हो गया। क्या आपको अपने टारगेट ट्रायंगल्स में ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड बात मिल रही है? नहीं सर, ये भी रिजेक्ट हो गया। क्या आपको अपने टारगेट ट्रायंगल्स में एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट से रिलेटेड बात मिल रही है? नहीं सर, ये भी रिजेक्ट हो गया। क्या बचा है सर? या तो साइड वाला लगेगा या तो पेरीमीटर वाला लगेगा। ये अब मेरे दिमाग में चल रहा है। अब कॉमन सेंस की बात है सर, अगर पेरीमीटर वाला लगेगा तो मुझे पेरीमीटर की जानकारी किसी ना किसी तरीके से मिलनी चाहिए। क्या सवाल ने दी मेरे ट्रायंगल्स के पेरीमीटर की जानकारी? नहीं दी सर। तो अगेन यहां से ये भी अब हिंट मिल रहा है कि ये भी नहीं लगेगा, ये लगना चाहिए। और भी तरीके से ये बात कंफर्म हो रही है सर कि साइड वाला ही रिलेशन लगेगा। क्यों सर? ध्यान दीजिएगा, फिगर पे आ जाइए। तो सवाल का पूरा गिवन डेटा ऑलरेडी फिगर में हाईलाइटेड है और आपको यहां पे दिख रहा होगा सर कि मेरा ये जो ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो गिवन डेटा के हिसाब से इस ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के टर्म में मुझे एक रिलेशन पता है। तो एक हिंट मिलता है सर कि साइड के टर्म में ही बात होनी चाहिए, क्योंकि
यहां पे जो साइड के टर्म में मुझे रिलेशन दिख रहा है सर, उसमें से एक साइड मेरे टारगेट ट्रायंगल का भी एक साइड है। तो एक हिंट मिलता है कि चूंकि गिवन डेटा जो साइड के टर्म में है वो मेरे टारगेट ट्रायंगल का एक हिस्सा है, तो साइड वाली ही बात होनी चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है। और ऐसे भी याद करिए, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने आपको कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था? तो मैंने आपको सिखाया था, हमेशा ये दूसरी चीज याद रखना एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड को आप बड़ी आसानी से आपस में कोरिलेट कर सकते हो। मैंने आपको सिखाया था कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को आप बड़ी आसानी से आपस में कोरिलेट कर सकते हो। सर कैसे कैसे? सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। तो अगर ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है सर, यानी कि ये वाला साइड इसके बराबर है, तो मान लो अपने इक्वल साइड को बिल्कुल रैंडमली थोड़ी देर के लिए मैं x यूनिट्स का मान लेता हूं। x मीटर हो सकता है, x सेंटीमीटर हो सकता है, x मिलीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने x यूनिट्स बोल दिया सर। तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे तो x के टर्म में हाइपोटेनस भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो हाइपोटेनस हो जाएगा रूट अंडर सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस हो गया सर रूट अंडर 2x स्क्वायर, यानी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 2x, यानी कुल मिला के हाइपोटेनियस क्या हो गया सर? रूट 2x हो गया। तो दिख तो रहा है सर, तीनों को आपस में कोरिलेट हमने कर लिया क्योंकि तीनों x के ही टर्म में। तो जब मैंने आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझाया था, तो ये वाली भी कहानी समझाई थी कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को आप बड़ी आसानी से आपस में कोरिलेट कर सकते हो। तो ऐसे भी अब ये बात कंफर्म हो रही है सर कि एरिया के लिए मुझे साइड वाले रास्ते पे जाना पड़ेगा। क्योंकि सर ध्यान दीजिएगा यहां पे, अब तो अगर ये साइड वाली कहानी यहां पे मैं कर दूं सर, तो मान लो इक्वल साइड को मैं यहां पे कुछ x मान लेता हूं, आप कोई और वेरिएबल मान सकते थे, आप a मान लो, y मान लो, आपकी मर्जी है। मैंने रैंडमली x यूनिट्स मान लिया, तो हाइपोटेनस इस हिसाब से क्या हो गया सर? रूट 2x यूनिट्स हो गया। सही बात है सर। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है सर कि ये जो साइड है ये इस वाले में कॉमन है और ये जो साइड है ये इस वाले में कॉमन है, यानी कुल मिला के मेरे जो टारगेट ट्रायंगल्स के एरिया पे मुझे बात करनी है, उन टारगेट ट्रायंगल्स के कुछ साइड्स के बारे में मुझे जानकारी मिल रही है। तो अब बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं सर कि एरिया साइड को कोरिलेट करने वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेंगे। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे फटाफट नोट डाउन करो। क्लियर है? अब देखो यहां पे, तो अब मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि मुझे यहां पे एरिया वाली कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। तो मुझे यह क्लियर है कि सर मुझे यहां पे अपने सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो के लिए वो प्रॉपर्टी लगानी है जो कि एरिया को उन्हीं ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से कोरिलेट करती है। तो क्या कहती है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी कहती है कि आपके सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा ये फर्दर उन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ये कहती है सर हमारी यहां पे प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई है सर। आगे का काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब आगे की कहानी समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अल्टीमेटली मुझे यह रियलाइज हो चुका है सर कि यहां पे एरिया और साइड को कोरिलेट करने वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। तो हम जो अपने रिजल्ट में पहुंचेंगे, उस रिजल्ट में पहुंचने के लिए अब दो रिक्वायरमेंट है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। क्या क्या? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो पहली रिक्वायरमेंट तो यह है सर कि उस रिजल्ट को लिखने के लिए मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरे टारगेट ट्रायंगल्स में कौन सा साइड किसके करस्पॉन्डिंग है। ये वाला साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, या फिर ये वाला साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, या फिर ये वाला साइड इसके करस्पॉन्डिंग है। तो टारगेट ट्रायंगल्स में कौन सा साइड किसके साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है, पहले तो यह पता होना चाहिए रिजल्ट लिखने के लिए। और साथ साथ यह भी पता होना चाहिए सर रिजल्ट को लिखने के लिए कि मेरे पास जो तीन करस्पॉन्डिंग साइड की कहानी आएगी, उन तीन में से कौन सी वो एक करस्पॉन्डिंग की कहानी होगी जिसकी मदद से मेरी एक्चुअल रेशियो की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब अपने मेन रिजल्ट को लिखने के लिए दो सवाल है जिनका मुझे जवाब ढूंढना है। पहला सवाल यह है
कि टारगेट ट्रायंगल्स में कौन सा साइड किसके साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है। और दूसरा सवाल यह है सर कि मेरे पास जो 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स के सेट आएंगे उनमें से कौन से करस्पॉन्डिंग साइड के सेट की मदद से मेरा एरियाज का रेशियो निकल के आएगा। तो दोनों सवाल का बारी बारी से जवाब ढूंढेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो हमें यह बहुत अच्छे से पता है सर कि टारगेट ट्रायंगल्स में कौन सा साइड किसके करस्पॉन्डिंग जा रहा है, यह पता करने के लिए मेरे पास सिमिलैरिटी का नोटेशन होना चाहिए। अब सवाल के लैंग्वेज में सीधे सीधे सिमिलैरिटी का नोटेशन मुझे नहीं दिख रहा है सर। सवाल ने लैंग्वेज में हमें बता दिया कि फलाना ट्रायंगल फलाने ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, लेकिन यह बात सवाल ने सिमिलैरिटी का नोटेशन देके, मैथमेटिकल नोटेशन देके नहीं बताया सर, लैंग्वेज में बोल दिया। तो क्या हमने यह नहीं सीखा है सर कि अगर यह सिमिलैरिटी वाली बात लैंग्वेज में बोली जाती है तो उस लैंग्वेज को मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे बदलना है? बिल्कुल सीखा है सर। कैसे बदलते हैं? तो रूल यह कहता है कि वो जो सिमिलैरिटी बताने वाली लैंग्वेज की बात है उसमें जिस तरीके से ट्रायंगल्स का नाम लिखा है बिल्कुल उसी तरीके से लिखते हुए बीच में सिमिलैरिटी का नोटेशन डाल दीजिए, आपका काम हो गया सर। तो कर लेते यही काम यहां पे। तो पहले ट्रायंगल एसीडी का नाम लिखा है, लिख लिया ट्रायंगल एसीडी। इसके बाद ट्रायंगल एबीई का नाम लिखा है, लिख लिया सर ट्रायंगल एबीई। और बीच में क्या कर लेंगे? सिमिलैरिटी का नोटेशन डाल देंगे। तो जो कंसेप्ट सीखा था अप्लाई कर दिया। अब मेरे पास सिमिलैरिटी का नोटेशन है। अब हम यहां से बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं कि कौन सा साइड किसके साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है। तो यहां से एनालाइज करने पे मुझे यह दिख रहा है सर कि AC और AB आपस में करस्पॉन्डिंग जा रहे हैं। लिख लेते हैं सर, AC और AB आपस में करस्पॉन्डिंग जा रहे हैं। इसके अलावा CD और BE आपस में करस्पॉन्डिंग जा रहे हैं। तो CD और BE आपस में करस्पॉन्डिंग जा रहे हैं। इसके अलावा सर AD और AE आपस में करस्पॉन्डिंग जा रहे हैं। तो AD और AE आपस में करस्पॉन्डिंग जा रहे हैं। तो जो भी करस्पॉन्डिंग साइड की कहानी थी वो तो हमें मिल गई, यानी कि पहले सवाल का जवाब मिल गया कि ट्रायंगल्स के कौन से साइड किसके साथ करस्पॉन्डिंग है। अब मुद्दे की बात यह है सर कि अपने एरियाज का रेशियो निकालने के लिए इनमें से कौन से सेट की मदद से मेरा काम होगा, इनमें से कौन सी करस्पॉन्डिंग की कहानी की मदद से मेरा काम होगा सर। ये यहां पे मुद्दे की बात है, तो ध्यान से सुनिएगा सर। अगर मैं सिंपली अपने फिगर को भी एनालाइज करूं तो यहीं से समझ में आ रहा है कि जरूर ये इसके साथ करस्पॉन्डिंग जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो अपना डेटा निकाला है और ये जो डेटा मेरे टारगेट ट्रायंगल्स में है उसके हिसाब से मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि मुझे अपने इस वाले ट्रायंगल के इस साइड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस साइड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ इस साइड के बारे में जानकारी है। अगेन इसी तरीके से यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि मुझे अपने इस ट्रायंगल के इस वाले साइड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस वाले साइड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले साइड के बारे में जानकारी है। तो ऐसे भी कॉमन सेंस से चीजों को ऑब्जर्व करके समझ में आ रहा है सर कि जब इतने साइड से रिलेटेड जानकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे टारगेट ट्रायंगल्स के इन्हीं साइड से रिलेटेड जानकारी है, यानी कि जरूर ये आपस में करस्पॉन्डिंग होने चाहिए और इन्हीं का इस्तेमाल होना चाहिए मेरे एरिया के रेशियो को निकालने के लिए। ये मुझे फिगर को ही देख के समझ में आ रहा है और यहां पे ये बात कंफर्म भी हो जा रही है। देखिए मुझे दिख रहा था ABAC करस्पॉन्डिंग जाने चाहिए और मुझे यहां दिख भी रहा है सर कि ABAC करस्पॉन्डिंग एक्चुअली में जा रहे हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करना ये भी समझ में आ चुका है। तो फटाफट रिजल्ट लिख लेते हैं सर। तो क्या कहता है रिजल्ट कहता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होता है ये फर्दर उन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने जो डिसाइड किया था उस हिसाब से अपने रिजल्ट को लिख लेते हैं। तो कौन सा रेशियो ऊपर कौन सा नीचे होगा ये पता है सर, लिख लेंगे यहां पे। तो मेरे पास कहानी आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD बराबर क्या हो जाएगा सर। तो ये करस्पॉन्डिंग की कहानी को इस्तेमाल कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा सर। अब इस कहानी में AC ऊपर जाएगा कि AB नीचे जाएगा, कैसे डिसाइड करेंगे सर। तो अगेन सिंपल तरीका हम जानते हैं सर कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ट्रायंगल ऊपर है, राइट हैंड साइड में उसी के पार्ट ऊपर आएंगे।
लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ट्रायंगल नीचे है, राइट हैंड साइड में उसी के पार्ट नीचे आएंगे। यानी कि कंसेप्ट के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है सर कि ट्रायंगल ए बी ई के पार्ट्स ऊपर दिखने चाहिए, यानी कि ए बी ऊपर होगा, ए सी नीचे होगा। समझ में आ गया है सर? ए बी ऊपर होगा और ए सी नीचे होगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड की कहानी का स्क्वायर। तो एक्चुअली में मुझे ये वाला रिजल्ट यहां पे इस्तेमाल करना, अब मैं बिल्कुल क्लियर हो चुका हूं। अब जो डेटा पता है उसको आप यहां पे फटाफट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, तो हमने जो अजम्पशन किया था उसके हिसाब से ए बी को हमने x यूनिट्स का माना है सर, तो x डिवाइडेड बाई ए सी कितना हो गया उस हिसाब से √2x यूनिट्स का हो गया सर, इसका होल स्क्वायर। तो x से x गया, मेरे पास आ रहा है 1/√2 का होल स्क्वायर, जिसको यहां पे सॉल्व कर लेंगे सर तो 1/2। यानी कि मेरे इन टारगेट ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो क्या आ रहा है सर? 1/2 निकल के आ रहा है। अब देखो कितना शानदार सवाल है कि पूरे सवाल में कोई भी नंबर नहीं है, उसके बाद भी आंसर नंबर में आया। तो ये चीज यहां पे थोड़ा सा याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बोर्ड एग्जाम हो, कंपटीशन हो, कोई भी एग्जाम हो, मैथ का कोई भी ऐसा सवाल होता है ना जहां सवाल के लैंग्वेज में कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आंसर नंबर में आने लगे ना, वो सवाल बहुत बेहतरीन सवाल माना जाता है, एक अच्छा सवाल माना जाता है, एक इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। सवाल के लैंग्वेज में कोई भी नंबर की कहानी नहीं है, लेकिन आंसर नंबर में आ रहा है सर। तो इस टाइप के मैथ के जो भी सवाल होते हैं जहां लैंग्वेज में नंबर नहीं मिलेगा, आंसर नंबर में आ जाएगा, इसको बहुत अच्छा सवाल, मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है। कॉपी पे इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर हो गया सर? तो यहां पे सॉल्व करके हमने बड़ी आसानी से आंसर निकाल लिया है। तो ये जो मैंने आपको अप्रोच पूरा बताया सर, ये हमारा कौन सा अप्रोच था? ये हमारा 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव का कन्वेंशनल का अप्रोच था। अब यही जो सेम सवाल है सर, ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा एमसीक्यू में ये सवाल बहुत सारे तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे कैसे हम देखेंगे। पहले फटाफट इतना, ये सब्जेक्टिव फॉर्मेट, ये कन्वेंशनल फॉर्मेट को नोट डाउन कर लो। तो एक बहुत आसान सवाल, लेकिन एक बहुत अच्छा सवाल, इस चीज को याद रखना। बहुत अच्छा, बहुत आसान सवाल है सर ये सवाल। क्लियर हो गया? तो ये कहानी मेरे सामने आ चुकी है। यानी कि गलती से अगर कोई स्टूडेंट शुरुआत में इसको उल्टा समझ के काम करता है तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा 2:1। यानी कि पूरी मेहनत करने के बाद भी उसको एग्जाम में लड्डू नंबर मिलेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल सटीक आंसर आपको बताना है। इतना क्लियर हो गया सर? अब देखो एमसीक्यू फॉर्मेट की कहानी थोड़ी सी समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्टिव की कहानी तो समझ ली सर। देखो यहां पे अब यही सवाल अगर एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? सवाल आपके सामने लिखा है सर कि ABC is an isosceles triangle right angled at B. Similar triangles ACD and ABE are constructed on sides AC and AB. Then the ratio between the areas of ABE and ACD is what? ये आपको यहां पे बताना है सर। तो अभी अभी हमने यहां पे सॉल्व करके देखा क्या रेशियो आ रहा था इनमें से। अभी अभी हमने सॉल्व करके देखा क्या रेशियो आ रहा था। तो यहां पे रेशियो आ रहा था सर 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा सर। क्लियर है? तो अल्टीमेटली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। और सॉल्व करने में कुछ मेहनत नहीं है सर, बड़ी आसानी से यहां पे फटाफट तरीके से आप 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे। मैंने समझाया इसलिए मुझे समझाने में टाइम लगा, अगर सॉल्व करने की बात आएगी तो 1 मिनट से भी कम टाइम में यह सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस एमसीक्यू फॉर्मेट को नोट डाउन कर लो और यह भी नोट डाउन कर लेना कि जब यह सवाल एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा सर तो डायग्राम के साथ भी आ सकता है, डायग्राम के बिना भी आ सकता है। इस बात को भी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? ये समझ गए सभी लोग? अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो एमसीक्यू के फॉर्मेट में और कैसे कैसे यही सेम सवाल पूछा जा सकता है। और अभी बोल दे रहा हूं कि ट्रायंगल चैप्टर से ये एक वीवीआई, एक हिट क्वेश्चन है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस टाइप के, इस कंसेप्ट पे सवाल आने की। ये जितने भी एमसीक्यू हैं ट्रायंगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, ध्यान से देखते जाना। अब देखो नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या है। अब इसका जवाब खुद से आप लोग सॉल्व करके देने की कोशिश करिए, दिमाग लगाइए फटाफट। यहां पे खुद से इसका जवाब देने की कोशिश करिए, क्या जवाब होगा फटाफट, बिल्कुल दिमाग लगाइए। सवाल पढ़िए, क्या समझ में आ रहा है? सवाल देखते हैं सर। तो फिगर वही है, कहानी वही है, मार्क कर लेते हैं यहां पे। फिगर वही है सर, कहानी पूरी की पूरी वही है, सारी चीजें मार्क कर ली, बस जो चीज पूछी जा रही है वो बदल गई है। अब यहां पे क्या पूछा जा रहा है सर? तो आपसे 2 ट्रायंगल्स के पेरीमीटर्स का रेशियो पूछा जा रहा है।
अगेन पूछे जाने का जो तरीका है उससे हमें यह क्लियर है सर कि एक्चुअली में मुझे यहां पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए सी डी पूछा जा रहा है। ये हमें यहां पे क्लियर है सर। अब मुद्दा यह है कि कैसे निकालेंगे। तो ट्रायंगल्स के पेरीमीटर पे बात करने वाले, रेशियो पे बात करने वाले, हमने कोई रिजल्ट पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है सर। हमने आपस में सबको कोरिलेट करते हुए चीजें पढ़ी हैं सर। एरिया हो, पेरीमीटर हो, साइड हो, मीडियन हो, ऑल्टीट्यूड हो, एंगल बाइसेक्टर हो, ये 6 की 6 चीजों को आपस में कोरिलेट कैसे करना हमने बहुत अच्छे से सीखा है सर। क्लियर है? तो सीखा है, अप्लाई कर दो। तो पेरीमीटर के लिए हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था? तो पेरीमीटर वाला रिजल्ट साइड को इन्वॉल्व करता था, सिंपल वे में हमें पता है सर। ठीक है, अब जो साइड को इन्वॉल्व करता था तो ये रिजल्ट कहता है सर कि जो मेरे करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का रिजल्ट आता है, बस वही कहानी फर्दर पेरीमीटर्स के रेशियो के भी बराबर होती है। ये हमने पढ़ा था, बस कंसेप्ट को अप्लाई कर दीजिए। तो सिमिलर ट्रायंगल की कहानी यहीं पे है सर। यहां से थोड़ा सा नोटेशन देख लेते हैं क्या आ रहा था। तो AC करस्पॉन्डिंग जा रहा था AB के, अगेन यहां पे CD करस्पॉन्डिंग जा रहा था B के, अगेन यहां पे AD करस्पॉन्डिंग जा रहा था सर AE के। इनमें से क्या इस्तेमाल हो पाएगा, क्या काम का है सर? तो मुझे दिख रहा है AC और AB काम का है सर। अब जिस तरीके से कहानी पूछी जा रही है, ये ट्रायंगल ऊपर है, ये नीचे है, यानी इसका पार्ट ऊपर, ABE का पार्ट ऊपर, यानी कि AB ऊपर होगा सर और AC नीचे होगा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेरीमीटर का रेशियो इसके बराबर हो जाएगा सर साइड के टर्म में। और यहां पे वैल्यूज मेरे आंखों के सामने है। AB की लेंथ है सर x डिवाइडेड बाय AC की लेंथ कितनी आई है? √2x। तो यहां पे x से x गया तो रेशियो कितना बोल दोगे? 1/√2। तो इसके लिए आंसर क्या बोल दोगे? 1/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फटाफट नोट डाउन करिए सर। आप एरिया से भी जा सकते थे कोरिलेट करके, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया से कैसे जाते? एरिया से जाते तो पेरीमीटर का स्क्वायर रूट कर लेते सर, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया से जाते तो पेरीमीटर का स्क्वायर रूट कर लेते, सिंपल सी बात है। अरे पता है ना भैया हमें कि एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? तो मेरे साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, और साइड का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता है। यानी इसके बदले इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो पेरीमीटर के रेशियो का स्क्वायर, मुझसे ये निकालना है, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहां स्क्वायर रूट आ जाएगा। यही तो मैं बोल रहा हूं, सीधे ऐसे भी कोरिलेट कर सकते थे। इस रिजल्ट को चाहो तो कॉपी पे नोट डाउन कर लो। वैसे नोट डाउन आपको पहले ही उसी समय कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, अभी नोट डाउन कर लो सर। क्लियर हो गया? तो आप एरिया से भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अल्टीमेटली याद रखना, साइड पे बात हो, मीडियन पे बात हो, ऑल्टीट्यूड पे बात हो, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट पे बात हो, पेरीमीटर पे बात हो, एरिया पे बात हो, सभी को आपस में कैसे कोरिलेट करना है, 6 चीजों को कोरिलेट करना मैंने आपको बहुत अच्छे सिखाया है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो, तो कैसे भी कर सकते हैं सर काम। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1/√2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या सर, एमसीक्यू फॉर्मेट में। अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। तो यहां पे अगर नेक्स्ट सवाल में चलेंगे सर, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। ये रहा सर हमारा यहां पे नेक्स्ट सवाल, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे देखो सवाल क्या पूछ रहा है। तो पूरी कहानी वही सेम टू सेम है, बस लास्ट में सवाल पूछ रहा है कि रेशियो बिटवीन द करस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD इज व्हाट। यहां पे मेरे टारगेट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो पूछा जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। साइड के टर्म में कहानी पता है, साइड मीडियन को कोरिलेट करने वाली कहानी का इस्तेमाल कर देंगे। तो कहानी सिंपली जानते हैं सर कि जो मेरे सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो फर्दर मेरे इन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के भी बराबर होता है। तो बड़ी आसानी से मीडियंस का रेशियो बता सकते हैं। तो मान लो यहां पे चूंकि मुझे मीडियंस के बारे में नहीं बताया गया है, मीडियंस का नाम नहीं बताया गया है सर, तो इन ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग मीडियंस को मैं कुछ M1 और M2 मान लेता हूं सर थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मान सकते हैं सर, मान लिया। तो M1 और M2 मान लेंगे तो मुझसे M1/M2 का रेशियो पूछा जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है सर कि जिस तरीके से रेशियो पूछा जा रहा है लैंग्वेज में, ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, यानी कि इसके मीडियन को पहले रखना है, इसको बाद में रखना है, यानी कि ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। लैंग्वेज से क्लियर है। तो करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो इन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो जो यहां पे साइड का गिवन डेटा है उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है सर कि AB और AC आपस में करस्पॉन्डिंग जाएंगे।
ए बी और ए सी आपस में करस्पॉन्डिंग जाएंगे। किसको ऊपर किसको नीचे रखना है सर? तो ए बी की बात पहले हो रही है, यानी इसका पार्ट ऊपर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। वैल्यू आपके आंखों के सामने है सर। ए बी कितना है? एक्स है। ए सी कितना है सर? √2x है। x से x गया, आपके पास रिजल्ट आ रहा है 1/√2। तो इसका भी आंसर क्या बता दोगे? ऑप्शन नंबर सी 1/√2। फटाफट नोट डाउन करो। क्लियर है? करस्पॉन्डिंग की कहानी मैं साइड में यहां लिख ही देता हूं ताकि आसानी हो आप लोगों के लिए। तो AC किसके करस्पॉन्डिंग है? AB के। अगेन CD किसके करस्पॉन्डिंग है? तो BE के। अगेन यहां पे आपका AD किसके करस्पॉन्डिंग है? तो AE के। जहां पे डाटा किसका पता है? तो AC AB से रिलेटेड डेटा पता है सर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं अब। ठीक है, सभी को जवाब समझ में आ गया? नेक्स्ट सवाल देखो, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। अब ये रहा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है सर? तो अगेन पूरी कहानी ऑलमोस्ट सेम है। लास्ट वाली जो चीज पूछी जा रही है वो मैंने बदल दिया आप लोगों के लिए। कैसे बदल दिया सर? तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ CG एंड BH। अभी आगे नहीं पढ़ेंगे, अभी आगे नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ CD एंड BH। अब देखो इंटरेस्टिंग क्यों है ये सवाल। ये जानबूझ के थोड़ा सा टफ करके सवाल मैंने दिया। तो कहोगे सर फिगर में C दिख रहा है, फिगर में B दिख रहा है, लेकिन G भी नहीं दिख रहा है, H भी नहीं दिख रहा है, और अब CG BH का रेशियो पूछ रहे हो, कैसे निकालेंगे सर? बहुत परेशान है। अरे निकल जाएगा, निश्चिंत रहो। देखो पहले जो बोला जा रहा है लिख लो। तो यहां पे चूंकि लैंग्वेज के फॉर्मेट में रेशियो के बारे में बताया जा रहा है, तो हमने जो सीखा है उसके हिसाब से जो पहले आता है वो मेरे रेशियो का न्यूमरेटर बनता है, जो बाद में आता है वो डिनोमिनेटर बनता है सर। यानी कि एक्चुअली में मुझसे CG/BH पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो गलती से अगर कोई स्टूडेंट यहां पे BH/CG निकाल लेता है, ऑप्शन मिल जाएगा लेकिन गलत ऑप्शन होगा सर। तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करने हैं, ये मुझसे पूछा जा रहा है। अब देखो CG/BH क्या है, सवाल ने आपको बताया। क्या बताया? बड़े ध्यान से सुनना। तो आगे आपको बोला जा रहा है कि वेयर CG एंड BH आर ऑल्टीट्यूड्स। तो ये क्या है भैया? ऑल्टीट्यूड है। अब कहोगे चलो ठीक है सर, बता दिया गया ये ऑल्टीट्यूड है। अरे कौन सा ऑल्टीट्यूड, किस ट्रायंगल का, ये कहां बताया गया सर? अरे निकल जाएगा किस ट्रायंगल का है। ध्यान दो, दिमाग लगाओ। मैंने आपको सिर्फ नाम से वो ऑल्टीट्यूड या फिर वो मीडियन या फिर वो एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट कहां बनेगा ये नहीं सिखाया क्या? सिर्फ ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर का नाम देख के वो फिगर में कैसे बनेगा, कहां बनेगा, क्या मैंने आपको ये नहीं सिखाया है? बिल्कुल सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया है सर। तो जो सिखाया अप्लाई कर दीजिए ना। एक ऑल्टीट्यूड क्या है? CG है। अब खुद सोचिए CG ऑल्टीट्यूड कहां से बना होगा? तुरंत कह दोगे सर कि CG जो ऑल्टीट्यूड है ये C से बना होगा। कहां से बना होगा सर? C से बना होगा। यानी कि अगर C से ऑल्टीट्यूड बन रहा है सर, तो इसी टारगेट ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड होगा। तो C से इस पे ऑल्टीट्यूड बनाएंगे, कैसे बनेगा सर? कह दोगे कुछ इस तरीके से बन जाएगा सर, कुछ इस तरीके से, जहां पे ये एंड पॉइंट G हो जाएगा। लो बना लिया सर। दूसरा है BH, नाम में दिख रहा है सर B से बना है, यानी कि यहां से बना है सर। और चूंकि ये मेरे टारगेट ट्रायंगल्स का ऑल्टीट्यूड है सर, तो B से इस टारगेट ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड बनाना है। कैसे बनाओगे? तो B से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर बना देंगे सर। बना लिया, तो यही क्या हो जाएगा मेरा? BH हो जाएगा। यहां पे डायग्राम इस तरीके से इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर मान लो मैं परपेंडिकुलर ऐसा बनाऊंगा, मान लो कुछ इस तरीके से बनता है सर, तो ऐसा हो जाएगा BH। तो बड़ी आसानी से चीजें ऑब्जर्व हो रही है। अब देखो मुद्दे की बात क्या है, ध्यान से सुनना। मुद्दे की बात क्या है? तो मुझसे ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो पूछा जा रहा है। मुझे ये क्लियरली दिख रहा है एक ऑल्टीट्यूड एक टारगेट ट्रायंगल का है, दूसरा ऑल्टीट्यूड दूसरे टारगेट ट्रायंगल का है। तो कहोगे सर ऑल्टीट्यूड्स को इन्वॉल्व करने वाला हम रिजल्ट जानते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि ये जो ऑल्टीट्यूड का रेशियो पूछा जा रहा है सर, क्या ये आपस में करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग रहेगा तभी वैल्यू निकल के आएगी सर। हमने सीखा है करस्पॉन्डिंग कहानी रहती है तभी वैल्यू निकल के आता है। अगर करस्पॉन्डिंग कहानी नहीं होगी वैल्यू निकल के नहीं आएगी सर। तो पहले यह चेक करना जरूरी है कि आपस में करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग कहानी चेक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो नाम क्या है? CG और BH। तो यहां पे अगर मैं अपने सिमिलर ट्रायंगल्स के नाम के सिमिलैरिटी का नोटेशन लिख लूं, तो नोटेशन यहां पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है सर। अब ये जो तरीका है इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुझे दिख रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल्स के वर्टेक्स A आपस में करस्पॉन्डिंग, वर्टेक्स C और B आपस में करस्पॉन्डिंग, D और E आपस में करस्पॉन्डिंग।
अब यहां से मैच करके देखिए कौन किस वर्टेक्स से बना है, ये सी से बना है, ये बी से बना है सर। तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि सी और बी आपस में करस्पॉन्डिंग है। और याद करिए मैंने आपको सिखाया था कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस से निकलने वाले मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल, बाइसेक्टर, सेगमेंट भी करस्पॉन्डिंग होते हैं। तो यहां पे हमने जज कर लिया कि हमसे एक्चुअली में करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स की ही कहानी पूछी जा रही है सर, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड की कहानी पूछी जा रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको किससे कोरिलेट करें, तो हमें पता है सर कि ये जो 6 चीजें हम जानते हैं ये आपस में एक दूसरे से कोरिलेट हो सकती है। अब हमने अपने एनालिसिस में साइड के टर्म में कहानी देखी, इसी वजह से साइड के टर्म में ही कोरिलेट कर लेते हैं। तो साइड ऑल्टीट्यूड को कोरिलेट करने वाली कहानी कहती है कि आपके सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा ये फर्दर उन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर होगा। यानी ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। और करस्पॉन्डिंग साइड्स की कहानी आपके आंखों के सामने है। इनमें से कौन सा काम का है ये भी आंखों के सामने है। हमने जो यहां पे निकाला है, जो गिवन डेटा को एनालाइज किया, उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है सर ये मेरे काम का है। कौन ऊपर कौन नीचे जाएगा दिमाग लगाते हैं, ध्यान देना सर। तो सीजी देखो, सीजी किस ट्रायंगल का है, तो सर सीजी ट्रायंगल एसीडी का है। यानी कि ट्रायंगल एसीडी की कहानी ऊपर होनी चाहिए और ट्रायंगल एबीई की कहानी नीचे होनी चाहिए। यानी इसके पार्ट्स ही ऊपर दिखने चाहिए सर। तो यहां पे करस्पॉन्डिंग की कहानी के हिसाब से एसी ऊपर होना चाहिए और नीचे आपका एबी होना चाहिए। दोनों वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए सर। तो एसी कितना गिवन है, √2x डिवाइडेड बाई एबी कितना है सर आपका x। x से x गया, कितना आ रहा है √2/1। यानी कि हमारा इस केस में रेशियो कितना आ गया सर, ऑप्शन नंबर डी √2:1, √2/1 हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन करिए। एक अच्छा सवाल, एक आसान सवाल को थोड़ा सा मैंने अच्छे से इंप्रूव करके आपको दिया, एक बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट हिट एमसीक्यू सर। क्लियर है, ये कहानी समझ में आई। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट वाला क्या है देखते हैं। इसको पहले यहां से रब कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, सिमिलैरिटी की कहानी रहने देते हैं। जरूरत पड़ रही है सर बीच बीच में, सिमिलैरिटी की कहानी रहने देते हैं। इसको यहां से रब कर देते हैं। अब देखो यहां पे इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम अब हो गया है सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। ये रहा नेक्स्ट सवाल, फटाफट इसका जवाब निकालने की कोशिश करिए। तो अगेन क्या दिख रहा है सर, पूरा सवाल सेम है, बस ये आखिरी की जो चीज पूछी जा रही है वो मैंने बदल दिया है। क्या पूछा जा रहा है सर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ ईएल एंड डीके, इसका रेशियो पूछा जा रहा है। अब ये ईएल और डीके किस चिड़िया का नाम है, अभी भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं है सर। पहले जो पूछा जा रहा है उसको समझ लेते हैं। तो सर रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है और लैंग्वेज के तरीके से तो क्या सीखा है, जो पहले आता है वो न्यूमरेटर बनता है, जो बाद में आता है वो डिनोमिनेटर बनता है। यानी कि एक्चुअली में आपसे ईएल बाई डीके की वैल्यू पूछी जा रही है। तो गलती से अगर कोई स्टूडेंट डीके बाई ईएल निकाल लेता है तो ऑप्शन तो मैच कर जाएगा लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजों का अगेन ध्यान रखना है सर। तो ये मुझसे पूछा जा रहा है। अब समझते हैं ये ईएल डीके किस चिड़िया का नाम है। तो आगे बोला जा रहा है सर वेयर ईएल एंड डीके आर एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स। अब देखो ईएल डीके एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स हैं मेरे टारगेट ट्रायंगल्स के। अब आपके मन में वही डाउट आएगा कि बस इतना बोल दिया सर कि ईएल और डीके मेरे टारगेट ट्रायंगल्स के एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट है, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि ईएल यहां बनेगा कि यहां बनेगा, डीके यहां बनेगा कि यहां बनेगा, ये तो कुछ बताया नहीं। तो बताने की जरूरत है क्या? क्या सिर्फ नाम काफी नहीं है? मतलब वो जो डायलॉग है ना, नाम ही काफी है। बस वही वाली बात है यहां पे भी सर, नाम ही काफी है यह पता करने के लिए कि कौन किस ट्रायंगल में बनेगा। पता कर लेते हैं सर। तो नाम है ईएल, इससे कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है सर कि वर्टेक्स ई से ईएल बनाया गया है। अगेन नाम है डीके, कॉमन सेंस समझ में आ रहा है सर कि वर्टेक्स डी से मेरा डीके यहां पे बनाया गया है। और क्या बनाना है? एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट बनाना है। बना लीजिए सर। तो यहां से अगर एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट बनाओगे कुछ इस तरीके से बन जाएगा सर। और इसके बाद डीके यहां से बनाओगे एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा सर। तो यहां पे डीके भी बना लिया और ईएल भी बना लिया सर। तो दिख रहा है कौन सा किस ट्रायंगल का है, क्लियर है। अब मुद्दे की बात यह है सर कि एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट से रिलेटेड रिजल्ट हम जानते हैं, लेकिन रिजल्ट काम तभी करता है अगर यह कहानी करस्पॉन्डिंग कहानी हो। पहले चेक करिए ये कहानी करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है। अगेन वर्टिसेस से चेक कर सकते हैं सर। ए के करस्पॉन्डिंग, सी बी के करस्पॉन्डिंग, डी ई के करस्पॉन्डिंग।
अब यहां पे E और D, तो मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि वर्टेक्स E और D आपस में करस्पॉन्डिंग है, यानी एक्चुअली में मुझे यहां पे समझ में आ रहा है कि जिन एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स का रेशियो पूछा जा रहा है वो करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स है सर। तो अब 6 में से किसी चीज से कोरिलेट कर सकते हो, तो यहां पे जो फिलहाल मेरे पास डेटा अवेलेबल है साइड से ही कोरिलेट कर लेते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट साइड से कोरिलेट होता है, तो रिजल्ट कहता है कि आपके सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा ये फर्दर उन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स के रेशियो के भी बराबर होगा सर। तो यहां साइड की कहानी बना लेते हैं। अब कौन सी करस्पॉन्डिंग की कहानी उठानी है सर, आंखों के सामने है, मुझे यहां पे दिख रहा है इसी कहानी को उठाना है। अब मुद्दा ये है किसको ऊपर किसको नीचे रखना है। तो अगेन कौन बताएगा, ट्रायंगल बताएगा। कैसे, ईएल किस ट्रायंगल में है सर, तो मुझे दिख रहा है ईएल ट्रायंगल ए बी में, ए बी ई में है, ट्रायंगल ए बी ई में है। और डीके किस ट्रायंगल में है सर, तो ट्रायंगल ए सी डी में है, ये ट्रायंगल ए सी डी में है। यानी हम जो भी रिजल्ट में बात करेंगे उस रिजल्ट में इसके पार्ट ऊपर दिखने चाहिए, इसके नीचे। तो इस हिसाब से मुझे क्लियर हो रहा है सर कि यहां ऊपर ए बी हो जाएगा और इसका करस्पॉन्डिंग नीचे ए सी हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए सर। डेटा पुटिंग कर लेते हैं। तो हमने जो कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी उसके हिसाब से ए बी है x डिवाइडेड बाई ए सी कितना है सर, √2x है। तो यहां पे x से x गया, मेरे पास आ रहा है 1/√2। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1/√2। फटाफट नोट डाउन करिए, बिल्कुल फटाफट। क्लियर है। शायद एक और सवाल होगा, उसको देख लेते हैं। शायद, मैं श्योर नहीं हूं, इतने सवाल तो मैंने फ्रेम किए थे मुझे याद है। देख लेते हैं, शायद एक और इसी टाइप का हो या तो ये आखिरी होगा सर, चेक कर लेते हैं। तो हाँ, एक और है सर। अब इसको यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे क्या पूछा जा रहा है। तो अगेन पूरी कहानी वही है, सेम टू सेम। फाइनली आपसे सीधे एक रेशियो पूछा जा रहा है सर, CD बाई बी। बहुत आसान सवाल। क्यों सर, क्या है CD और B, थोड़ा फिगर में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले ओरिजिनल फिगर पे आ जाते हैं। तो दिख रहा है सर यहां पे ये रहा CD और ये रहा BE। तो कुल मिला के मेरे टारगेट सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड है, उनका रेशियो पूछा जा रहा है। तो रेशियो तो आप तब निकालोगे ना सर जब आपको ये कंफर्म रहे कि ये करस्पॉन्डिंग साइड की कहानी है। पहले कंफर्म होइए सर। तो यहीं पे दिख रहा है कि CD और BE आपस में करस्पॉन्डिंग है। तो करस्पॉन्डिंग साइड की कहानी और साइड के टर्म में ही रिलेशन पता है। तो जो साइड के टर्म में रिलेशन पता है उसके हिसाब से यूज कर लेते हैं। तो CD किस ट्रायंगल का है सर, तो जो ऊपर मेरा CD है ये मेरे ट्रायंगल ACD का है, ट्रायंगल ACD का है। B किस ट्रायंगल का है सर, ये ट्रायंगल ABE का है। यानी इसके पार्ट ऊपर इसके नीचे दिखेंगे, यानी कि इस हिसाब से यहां पे मुझे दिख रहा है सर, इसको मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा। यानी कि AC ऊपर रहेगा, AB नीचे रहेगा। दोनों की वैल्यू पता है, लिख लेते हैं सर। AC की वैल्यू पता है √2x डिवाइडेड बाई AB की वैल्यू पता है सर x से x गया, मेरे पास आ रहा है √2/1। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर टी, √2/1। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। ये तो बहुत आसान था सर, क्लियर है। तो इसके साथ जहां तक मुझे ध्यान में है कि ये सवाल की कहानी खत्म होती है सर, और हम नेक्स्ट सवाल पे आ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसके साथ इस सवाल की पूरी एनालिसिस होती है खत्म। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं पे कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर को उस पॉइंट पे देखें, डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।